ठीक है, चैप्टर का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले, है ना। ये अपना चैप्टर है। इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लैंगिक विभाजन, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, धर्म और राजनीति, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, जाति व्यवस्था, जातिगत भेदभाव और राजनीति में महिलाओं, ये सारे टॉपिक्स अपन को पढ़ना है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स अपन ने किताब से पढ़े हुए लिया है, लेकिन अपन को और भी सारी चीजें जो बची हैं उसमें से वो कवर करना है। तो पहला इसमें देखेंगे अपन लैंगिक विभाजन। क्या देखेंगे? लैंगिक विभाजन। पहला क्या देखेंगे? लैंगिक विभाजन। तो लैंगिक विभाजन की बात कर लेते हैं। लैंगिक विभाजन अपन ने सीधा सा बताया था कि लैंगिक विभाजन का अर्थ होता है पुरुष या स्त्री की जैविक बनावट से नहीं होता, उसका होता है कामकाज के बंटवारे से, कि समाज ने क्या काम महिलाओं के लिए निर्धारित कर रखे हैं और कौन से काम पुरुषों के लिए निर्धारित कर रखे हैं। तो अपन ने बात की थी वैचारिक काम जो घर के होते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, ये बच्चों का लालन पालन करना, ये किसके काम होते हैं? ये आपको कहाँ से पता चला? ये आपके घर वालों ने या समाज ने आपको बताया है ना। और घर के बाहर के जितने भी काम होते हैं, जैसे खेत जाना, बाजार जाना या और भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो किसके होती है? पुरुषों की होती है। ये जिम्मेदारियां आपको किसने बताई है? समाज ने बताई है। किसने बताई है? समाज ने। लेकिन जो लैंगिक विभाजन है इन्हीं आधार पर तय कर दिया जाता है। ये नजरिया आपका नहीं है, न कुछ का है। तो एक बार इसमें परिभाषा के साथ देख लेते हैं इसमें क्या है। लैंगिक विभाजन क्या है? तो समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच काम, जिम्मेदारियां और अवसरों का असमान बंटवारा ही क्या कहलाता है? लैंगिक विभाजन। ठीक है, कामों का बंटवारा आपने कर दिया कि घर से बाहर आपको जाने देना नहीं है ना। और जिम्मेदारियां और अवसर भी जो है बराबर के महिलाओं और पुरुषों को नहीं मिल पाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? लैंगिक विभाजन। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, घर का काम मुख्यतः महिलाओं की जिम्मेदारी मानना, पुरुषों को बाहर का काम करने वाला समझना, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर न मिलना। ये समझ में आया लास्ट वाला पॉइंट, कि महिलाओं को शिक्षा के अवसर समान नहीं मिल पाते हैं। इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि 12वीं तक तो ठीक है, लड़के लड़की को बराबर पढ़ाया जाता है। जब कहीं हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ में जाने की बात होती है, तो अगर एक लड़का और लड़की है तो ऑप्शन में क्या रखा जाता है? अगर पैसे अगर लिमिटेड है तो प्रेफर किया जाता है कि लड़के को हायर एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो ये आपको अंतर मिलता है कि महिलाओं को समान अवसर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है? लैंगिक विभाजन केवल जैविक अंतर नहीं है, बल्कि सामाजिक धारणाओं से भी जुड़ा हुआ है, जो कि समाज ने, परिवार ने हमको थोप रखा है। इसी को क्या बोलते हैं? लैंगिक विभाजन। दूसरा इसमें महिलाओं की स्थिति। क्या इसमें? महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति आपने समाज में सब में देख रखी है, घर परिवार में, कि महिलाओं की स्थिति क्या होती है। प्रॉपर बराबर का अधिकार आपको चीज़ों में नहीं मिल पाता है, चाहे आपके माता पिता का घर हो या फिर आपका ससुराल पक्ष का घर हो, आपको कहीं भी आप देखने को मिलेगा कि बराबर के जो अधिकार है वो नहीं मिल पाते हैं। तो देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ असमानता होती है। महिलाओं की असमानता की बात करते हैं तो पहले शिक्षा में असमान अवसर। शिक्षा में देखा है आपने, जो है लड़के को पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा, रोजगार में कम अवसर। रोजगार के अवसरों में भी आपको अंतर देखने को मिलता है। वेतन में भी अंतर मिलता है, पुरुषों को अधिक वेतन मिलता है, महिलाओं को कम वेतन मिलता है। मजदूरी वाले क्षेत्र में, जो आपका असंगठित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होना। राजनीति में प्रतिनिधित्व कम होता। आपको पता है कि कहाँ राजनीति में कहाँ महिलाएं आगे आती हैं? कितनी महिला सरपंच देखी है आपने? महिलाएं जो हैं इतनी ज़्यादा आपने नहीं देखी होगी, है ना। आपकी उम्र भी लगभग 15 साल 12 के आसपास हो चुकी है, लेकिन 5 बार इलेक्शन होंगे, पर आपने कभी महिला जो है सरपंच देखी है क्या? नहीं देखी। तो इसी से समझ में आ जाता है कि स्थानीय स्तर पर और आपके विधानसभा में और संसद क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो क्या है? ना के बराबर है। ठीक है, अगला घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा होती है, कोई इसका विरोध, बहुत कम महिलाएं हैं जो इसका विरोध करती हैं, खूब लड़ाइयाँ होती हैं, आपने देख रखा होगा। महिलाओं के घरेलू काम में कम महत्व। जो घर के काम होते हैं उनमें क्या दिया जाता है? महिलाओं के काम को कम आंका जाता है। जबकि अपन ने पढ़ा है कि जो महिलाएं काम करती है घर में, है ना, 24 घंटे में ऑन एन एवरेज 1 घंटा पुरुषों से वो ज़्यादा काम करती है, लेकिन चूंकि उसका कुछ उनको सैलरी नहीं मिलती, तो उनके काम को क्या समझा जाता है? बहुत ही कम समझा जाता है, कम आंका जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन लैंगिक समानता के लिए आवश्यक क्या है? आपको समान शिक्षा देना पड़ेगा, है ना। लड़के लड़की को बराबर शिक्षा देना पड़ेगा। समान अवसर, रोजगार के समान अवसर जितने पुरुषों के लिए उतने ही महिलाओं के लिए खोलने पड़ेंगे। समान वेतन देना पड़ेगा, राजनीति में भागीदारी देनी पड़ेगी और समान अधिकार आपको देना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा? महिलाओं की स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा।
क्योंकि देश की आबादी में 50% जनसंख्या वो किसकी, महिलाओं की जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि ये चैप्टर वही दर्शाता है कि किस तरीके से लोकतंत्र में और समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, उसको दर्शाता है कि इसमें राजनीति में महिलाओं की क्या भागीदारी है। इस पर अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अपन ने देखा है, पहले भी देखा है कि आपने सरपंच नहीं देखा, कोई महिला सरपंच नहीं देखा है ना, तो इसके बाद भी स्थानीय स्तर पे तो 1/3 महिलाओं को आरक्षित फिर भी पद है, लेकिन आप विधानसभा विधायिकाओं के चुनाव में जाओगे, आप विधायक के चुनाव में जाओगे तो महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। लगभग 5% के आसपास में महिलाएं विधानसभा में, जबकि आप बात करें केंद्रीय संसद की बात करते हैं तो लगभग 14% के आसपास महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। महिलाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं, है ना, तो इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो देखो, राजनीति में भागीदारी की बात करते हैं। राजनीति में महिलाओं की भूमिका, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं समाज की लगभग आधी आबादी का क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। आधी आबादी देश की क्या है, महिलाओं की है। आगे, स्थानीय शासन में आरक्षण, तो पंचायतों में, नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दे रखा है इसमें, ठीक है। तो आप देखोगे स्थानीय शासन में, जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में महिलाओं की भागीदारी, उनमें कितने पद आरक्षित कर रखे हैं, 1/3 या फिर अपन से बोल सकते हैं 33% के आसपास इसमें रखे हैं, ताकि महिलाओं की आबादी प्रतिनिधित्व बढ़े। लगभग जो पूरे देश में एक नंबर निकल के आता है, लगभग 10 लाख महिला जो है स्थानीय निकाय में चुनाव में ये अपना क्या करती है, कैंडिडेट के रूप में खड़ी होती हैं। आगे देखो, उद्देश्य क्या है, इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा लोकतंत्र पर, तो देखेंगे आप, महिलाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना, निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ाना और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीति में स्थान देना। महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तो होगा उससे ये कि महिलाओं के मुद्दों को आगे ले जा पाएंगी और उन पे ऐसे कानून बना पाएंगी जो कि महिलाओं के लिए जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा, महिलाओं की स्थिति के देश में सुधार होगा। आगे देखो, इसमें सशक्त महिलाएं बनेंगी। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जब महिलाएं राजनीति में आगे आती हैं तब लोकतंत्र और समाज मजबूत होता है, तभी लोकतंत्र क्या बनता है, मजबूत बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है धर्म और राजनीति, मैंने पढ़ा जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चैप्टर का नाम होना चाहिए था जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो जाति की बात करें, धर्म की बात करें, धर्म और राजनीति किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो धर्म की बात कर लेते हैं कि धर्म में देखो क्या होता है। अब एक सवाल है आपसे, क्या धर्म और राजनीति का संबंध हमेशा गलत है? क्या राजनीति में धर्म को घुसाना चाहिए, या धर्म को राजनीति में जो है एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो, इसके दो अर्थ हैं। अगर चीजें पॉजिटिव है तो इस तरीके की चीजें ठीक है। देखो, यदि राजनीति में धर्म का आधार समानता, न्याय, सभी धर्मों का सम्मान होना और धार्मिक स्वतंत्रता है, तो इन आधार की अगर बात की जाती है तो लोकतंत्र के मूल्यों के अनुकूल हो सकती है। तो क्या होगा, राजनीति और लोकतंत्र से क्या होगा, मजबूत होगा। राजनीति अगर धर्मों के विषय में यह कहे कि सभी धर्म समान है, सबका जो है सबको न्याय मिलेगा, सब में समानता है, सबका सम्मान करते हैं, तो ये क्या करतेगा, ये चीज क्या करती है, लोकतंत्र को मजबूत करती है। लेकिन राजनीति में वही लोग, अगर राजनीतिक राजनेता या कोई और लोग अगर ये बात करेंगे हमारा धर्म क्या है, श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म कमतर है, क्षेत्रवाद में अगर मान लो किसी विधानसभा क्षेत्र और किसी संसदीय क्षेत्र में अगर क्या होता है, किसी एक धर्म का वर्चस्व बहुसंख्यक ज्यादा है, उस जगह पे आप उस धर्म को क्या बहुत बड़ाई करो आप, है ना, इस तरीके से करो कि ताकि आपको क्या मिल सके, वोट बैंक उनका मिल सके। तो ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव चीज हो जाती है। इससे क्या होता है कि ये आप उसी तरीके की सिचुएशन मिल जाती है जिस तरीके की श्रीलंका में बनी थी। श्रीलंका में देखा था आपने, क्या देखा था कि जो बौद्ध बहुसंख्यक थे उन्होंने तमिल जो लोग थे उनके अधिकारों को छीन लिया था। पूरे धर्म को ही उन्होंने क्या बना दिया था, बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया था। इस तरीके से वहाँ पे गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तो यही लिखा है यहाँ पर भी। लेकिन अगर जब धर्म का इस्तेमाल भेदभाव, नफरत और राजनीति के ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है तो ये सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। अगर अपने मतलब कुल मिला के एक धर्म को क्या मान लिया जाता है, दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, वो भी किसके लिए, वोट बैंकिंग के लिए। तो क्या हो जाता है, इससे आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है।
ठीक है। दंगे जैसे दंगे हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं और स्थिति क्या हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है, बंधुता खत्म हो जाती है, लोगों में नफरत हो जाती है। कोई भाई भाई की तरह जो अपन ने एक सपना देखता है कि जो देश है अपन क्या है, बंधुता को हमको बढ़ाना है, वो चीज़ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। तो मुख्य बिंदु देखिए, धर्म और राजनीति का संबंध अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। धर्म का सही उपयोग समाज में सद्भाव और एकता को बढ़ा सकता है। अगर आप धर्म का इस तरीके से उपयोग करेंगे तो समाज में क्या होगा, सद्भाव बढ़ेगा। लेकिन धर्म का उपयोग आप अपने पर्सनल फायदे के रूप में लेंगे तो फिर क्या होगा, ये वाली स्थिति बन जाएगी, है ना। इसमें क्या होगा, धर्म के दुरुपयोग से समाज का विभाजन और तनाव पैदा हो सकता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के अधिकार और सम्मान सर्वोपरि है। अगर आप धर्म का गलत उपयोग करोगे तो उससे क्या होगा, दुष्परिणाम आपके सामने आएंगे, देश टूट जाएगा, देश बढ़ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता देखा है आपने, सांप्रदायिकता यही होती है कि अपने धर्म को क्या मानना, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानना या दूसरे के धर्म को क्या मानना, कमतर मानना, उससे हीन भावना में देखना, ये क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण बनता है। देखो जरा, जब धार्मिक पहचान को समाज और राजनीति का मुख्य आधार बनाकर एक धार्मिक समुदाय के हितों को दूसरे समुदाय के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है तो सांप्रदायिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखोगे कि कोई एक धर्म जो है वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो आप उसे सही मान रहे हो, है ना। वहीं अगर दूसरा धर्म क्या करता है, अपने धर्म की धार्मिक अर्चनाएं या पूजा पाठ करता है, कुछ और भी करता है, तो आप उसे क्या देखते हो, हीन भावना से देखते हो और उस पर क्या लगाते हो, रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। इसी क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। ठीक है, जबकि अपने लोकतंत्र पढ़ा है कि सभी धर्मों को क्या है, समान नजरों से देखा जाएगा देश का, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय धर्म या राजकीय धर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप धर्म के साथ ऐसा करते हो तो ये क्या करता है, लोकतंत्र को कमजोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, समाज में नफरत और अविश्वास को बढ़ाता है। परिणाम क्या होंगे, सांप्रदायिकता होने के क्या परिणाम होंगे, समाज में नफरत और अविश्वास बढ़ता है, नफरत बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है, लोकतंत्र और विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जब आपस में हम लोग लड़ने लगेंगे तो क्या होगा, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, विकास जैसे चीजों पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। अगला है, अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा को खतरा पड़ता है। तो अल्पसंख्यक जो लोग रहेंगे उनके अधिकार और उनका जो क्या है, अधिकार और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ सकती है। आगे देखो, सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण, कहाँ कहाँ देखते हो आप सांप्रदायिकता, आप समझ सकते हो कि हम सांप्रदायिक हैं या नहीं है। तो इधर कुछ उदाहरण दिए गए हैं इसमें कि अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना। सांप्रदायिक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म को क्या मानेगा, दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानेगा। दूसरा है, धार्मिक समुदाय के हितों को दूसरे समुदाय के हितों के विरुद्ध प्रस्तुत करना। ठीक है, अगला है, धार्मिक आधार पर राजनीति का समर्थन जुटाना। कोई वोट बैंकिंग राजनीति, जहाँ ज्यादा धर्म के लोग हैं उस धर्म के पक्ष में बोलना, है ना, ताकि उन्हें क्या मिल सके, उस पर्टिकुलर धर्म के लोगों के वोट बैंकिंग जो है उसको मिल सके। अगला आता है, धार्मिक संघर्ष और हिंसा का रूप ले लेती। लास्ट में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो धार्मिक हिंसा हो जाती है, दंगे फसाद हो जाते हैं, दोनों धर्मों के लोग आपस में लड़ जाते हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें सांप्रदायिकता के बाद आता है आपका धर्मनिरपेक्षता। सांप्रदायिकता के जस्ट अपोजिट क्या कहलाएगा, ये लगभग धर्मनिरपेक्षता को हम देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता का। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, पता है आपको कि भारत जो है कैसा राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है, एक इसका मतलब निकाला जाता है नेगेटिव परफेक्ट में और एक हो जाता है पॉजिटिव में। तो नेगेटिव का मतलब क्या देखेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है ना, नकारात्मक भाग ये होता है इसका कि देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म या राजकीय धर्म नहीं होता। लेकिन पॉजिटिव उसमें अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो है सरकार जो है लोकतंत्र के में सरकार या संविधान की नजरों में क्या होता है, सभी धर्म कैसे माने जाएंगे, समान माने जाएंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, सरकार की नजरों में क्या होंगे, समान होंगे। इसी को बोलते हैं अपन धर्मनिरपेक्षता, कि भारत एक कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। क्लियर, आगे देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और न्याय और व्यवहार करता है। ये कहलाती है आपकी धर्मनिरपेक्षता। महत्वपूर्ण बात देखो इसमें, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोधी होना नहीं है बल्कि सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार करना होता है। इस तरीके से, है ना, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्म जो है बढ़िया से अपना प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म को माने, कोई भी धर्म का व्यक्ति क्या करे, एक दूसरे के धर्म में इंटरफेयर ना करे। आगे देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं क्या होंगी, तो किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना जाएगा, किसी
किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना जाएगा। अगला देखो, सभी धर्म का क्या किया जाएगा, समान सम्मान दिया जाएगा। अगला है, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, है ना। हिंदू धर्म वाला व्यक्ति हिंदू धर्म को माने, मुस्लिम को माने, सिख ईसाई स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्मों का क्या करे, अनुपालन करे। अगला हो जाता है आपका, राज्य सभी धर्मों के अधिकारों का समान रूप से रक्षा करता है। अगर आपकी कोई बात होती है, कुछ लड़ाई दंगे होते हैं, तो क्या करेगा, न्यायपालिका के पास जाइए, आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा इस संदर्भ में। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की आत्मा है और जो विविधता, एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करती है। तो किसी भी देश में क्या होना चाहिए, कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उससे क्या बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी और समानता बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जाति व्यवस्था पर। कई की जाति व्यवस्था जानते हो, तब जाति है कि जाति नहीं, है ना। सभी के नाम में जाति लग जाती है, बिना लगाए लग जाती है ना। बचपन से ही आपने जब जन्म लिया तभी से आप पे जाति के आधार पर जो है आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा जाना है, वहाँ खाना है, वहाँ पीना है, ऐसे जाना है। ये सारी चीज़ें आपको जो समाज है बिना मांगे ही आपको दे देता है। तो जाति व्यवस्था बेटा बहुत समय से चल रही है। जाति व्यवस्था का आपका सबसे पहले प्रमाण मिलता है वर्ण व्यवस्था से। कौन सी व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद के समय से ही जो है ऋग्वेद में 4 वर्णों को दर्शाया है ना। 4 वर्ण दर्शाए हैं, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से समाज को बांट दिया गया था, जिसमें बोला जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, है ना। क्षत्रिय अपने भुजाओं से, वैश्य जांघाओं से और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुए हैं। इस तरीके से एक व्यवस्था बना दी गई थी, जो कि पहले जन्म प्रदान, कर्म प्रदान थी। कैसी थी, मतलब इनको आप एक्सचेंज भी कर सकते थे। ऋग्वैदिक काल में ये था उस समय में कि जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखने का काम या पूजा या जिसको ज्ञान होता था वो ब्राह्मण वर्ग में भी जा सकता था। फिर उसका चेंज मन हो गया कि बोले नहीं मुझे तो अब योद्धा बनना है, तो वो क्षत्रिय वर्ग में भी आ सकता था। इसके बाद वैश्य व्यापार करना है तो वो वैश्य वर्ग में भी जा सकता था, है ना। और शूद्र जो था वो उन तीनों की क्या करता था, सेवाएं करता था। क्या करता था, सेवाएं करता था। सेवाएं कैसे करता था बेटा, सेवाएं इस तरीके से करता था कि मान लो कि ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय को जरूरत पड़ती थी किसको, लड़ने के लिए तलवार और भाले की। अब वो कौन बनाएगा, तो वो बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, शूद्र कहलाता था। मान लो किसी और वर्ग को, मान लो कुछ फर्नीचर बनवाना है या कुछ और बनवाना है, तो जो बढ़ाई है वो काम करेगा, वो बनाएगा लकड़ी के कुछ सामान, तो वो क्या कर रहा है, उसको सेवा की कैटेगरी में डाला गया था। तो उसको किस में डाला गया था, शूद्रों में डाला गया था, है ना। तो ये उस काल में, पौराणिक काल में, ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था जन्म आधारित थी। फिर जब आता है उत्तर वैदिक काल आता है तो फिर ये व्यवस्था जन्म आधारित हुई। उससे पहले काय पे आधारित थी, कर्म आधारित थी। और इस तरीके से इसमें बुराइयां आती गई, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो जाति व्यवस्था यहीं से जन्म लेती है। इसमें देखो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत रूप से जाति के आधार पर लोगों पर सामाजिक स्थिति, पेशे, विवाह, खानपान और सामाजिक संबंधों को निर्धारित होते हैं। शादी वगैरह भी आप देखोगे, है ना, जाति में ही होती है। क्या पेशा होता है, ज्यादातर पेशे जो आपके काम होते हैं वो भी जाति के आधार पर तय हो जाते हैं। आगे देखो, ये सब पुराने समय से चला आ रहा है। यह व्यवस्था ऊंच नीच और भेदभाव पर आधारित थी। सभी जातियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था चलती थी। लेकिन बाद में देश अपना आजाद हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, संविधान बना, शिक्षा के अवसर बढ़े और ये तरीके की सारी समस्याएं धीरे धीरे क्या हुई, कमी आई। देखोगे आप, जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, जन्म के आधार पर जाति निर्धारित होती है। पारंपरिक पेशे जाति से तय होते हैं। जो पारंपरिक कि भाई एक नाई है तो वो क्या करेगा, कटिंग करेगा, क्योंकि उसके पिताजी वो करते थे। एक पंडित है तो वो पूजा करता है तो वो पूजा करते हैं। ज्यादातर पेशे ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते थे। जाति के भीतर विवाह होता है, जिसे बोलते हैं एंडोगेमी कहते हैं, है ना। खानपान और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध था। ठीक है, समय के साथ परिवर्तन हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, शहरीकरण बढ़ा, ठीक है, औद्योगिकरण बढ़ा, सामाजिक आंदोलन, सुधार हुए और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इन सब कारणों से क्या हुआ, जाति व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव आया और क्या हुआ, जाति इस तरीके से समाज में क्या हुआ, सुधार आया। और कंक्लूजन निकलता है कि जाति व्यवस्था ने असमान और भेदभाव को जन्म दिया था, जिसे खत्म करने के लिए लोकतंत्र और संविधान के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए और ये जो असमानता थी वो क्या हुई, कहीं ना कहीं कम हुई और एक समय बाद ये खत्म भी हो जाएगी। आगे देखो, जाति और राजनीति।
कौन सी? जाति और राजनीति। जाति और राजनीति किस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, देखा होगा आपने जाति और राजनीति। तो जैसे कि कोई एक गांव है, उसमें बहुसंख्यक लोग हैं, कोई भी बहुसंख्यक लोग हुए, तो आप पाओगे कि उसमें जो आपके सरपंच का जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी उसी जाति का होगा जिनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। मतलब खड़ा कोई भी हो जाए लेकिन जीतेगा वही प्रत्याशी जिनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्योंकि अपने दिमाग में घुसा है कि बोले अपन को किसको वोट देना है? अपने जाति के कैंडिडेट को वोट देना है। ये सबके दिमाग में यही घुसा होता है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे मामले और भी रहते हैं जिसमें जाति पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो देखो इसमें जाति और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करती है। जाति राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति जाति को संगठित होने और अपने हितों के लिए संघर्ष करने का अवसर प्रदान करती है। तो क्या करती है? जो जाति है वो राजनीति को प्रभावित करती है। ये अभी से नहीं हो रहा, ये जो है पहले से होता चला जा रहा है। आप देखते हो कि अलग अलग प्रदेशों में एक ही जो परिवार की जो क्या है पूरा सत्ता में बैठा है, वही आपका मुख्यमंत्री है, वही आपके अलग अलग मिनिस्टर उन्हीं के हैं, एक ही जाति वर्ग के लोग। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में या अपने भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो जाति व्यवस्था की बात हो गई आपकी। अब देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, कभी कभी जाति के अलावा भी कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाता है। जब केवल जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, मतदान अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे काय पे? विकास पे। विकास देखोगे आप, रोजगार के अवसर जो है देखना चाहिए, शिक्षा देखनी चाहिए, स्वास्थ्य देखना चाहिए, महंगाई देखनी चाहिए, उम्मीदवार और पार्टी, इन सब चीज़ों पे भी हमें वोट देने से पहले, क्योंकि जो आपका वोट है ना, जो मत है, मत की कीमत बहुत ज़्यादा है लोकतंत्र में, है ना। इसलिए अपने मत का बहुत सोच समझ के आपको क्या करना है? उपयोग करना है। इससे देखो क्या होता है, जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। देखो राजनीतिक दल उम्मीदवार चुनते समय जाति संरचना को देखते हैं। वो देखते हैं कि किसी विधानसभा में या किसी संसदीय क्षेत्र में किस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। तो वो क्या करती है? राजनीतिक पार्टियां उन्हीं को वोट देती है जिसमें वो जाति के लोग क्या है? ज्यादा है। ऐसे प्रत्याशी खड़ा करते हैं ताकि उसको क्या मिले? ज्यादा बहुमत मिल जाए और सरकार बन सके। आगे देखो, जातियां अपने हितों के लिए राजनीतिक संगठन बनाती हैं। क्या करती हैं? ठीक है, राजनीतिक दल क्या करते हैं? उस जाति को देखकर कैंडिडेट खड़ा करते हैं। और जातियां क्या करती हैं? जातियां क्या करती हैं? राजनीतिक संगठन बनाती हैं। विभिन्न जातियां अपने प्रतिनिधि की मांग कर सकती हैं। ठीक है, चुनावों में जाति एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। मतलब कोई सा भी चुनाव जीतने के लिए जाति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बेटा, है ना। अगला देखो, राजनीति जाति को कैसे प्रभावित करती है। ये तो राजनीति ने क्या कर दिया? जाति ने राजनीति को प्रभावित कर दिया, राजनीति में प्रभावित कर दिया। अब राजनीति जाति को कैसे प्रभावित करती है? तो ये देखो कि जातियों को संगठित होने के अवसर देती है, अपनी आवाज उठाने पर मंच प्रदान करती है, राजनीतिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व को बढ़ाती है और सामाजिक न्याय और समानता की मांग को मजबूत करती है। मतलब जातियां क्या करती हैं? अपना एक समूह बना लेती हैं और वो कहती हैं कि अपना एक जो कैंडिडेट है वो विधानसभा में बैठेगा और वो संसद में बैठेगा, तो वो क्या होगा? अपनी आवाज को, अपनी जाति के जो मुद्दे हैं उनको क्या करेगा? सुनेगा, उन समस्याओं को सुनेगा और उनको क्या करेगा? सोल्व करेगा। इस तरीके से जातियां एकत्रित होकर क्या बना लेती हैं? संगठन बना लेती हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि लोकतंत्र का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर और समान सम्मान देना है, ना कि किसी भी जाति को क्या देना है? किसी भी जाति को, समूह को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जातिगत भेदभाव। होता है, खूब चलता है जातिगत, गांव में ज्यादा देखने को मिलता है, तो है ना। जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। तो किस तरीके से होता है? आपने देखा ही है, सब लोग समझते हो किस तरीके से ऊंची जात नीचे जात, इसका पानी पीना है, इसका खाना है, ये अच्छे हैं, ये बड़े हैं, इस तरीके से दिमाग में समाज, परिवार ये सब चीज़ें डाल देता है। ये कोई आपकी मानसिकता नहीं है। इन सब मानसिकता को अपन को क्या करना है? खत्म करना है। देखो इसमें जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच, असमान व्यवहार या भेदभाव करना जातिगत भेदभाव कहलाता है। यह मानव गरिमा, समानता, न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। लोकतंत्र ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उसमें बताया कि व्यक्ति की गरिमा को अपन को क्या रखना है? बनाए रखना है। किस तरीके से, है ना। आपने देखा होगा अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 जैसे देखा होगा, वो क्या बात करता है? छुआछूत जैसी इन सब चीजों का क्या करता है? विरोध करता है। तो ठीक है, ऐतिहासिक रूप से क्या होता था? कैसे जातिवाद होता था? कि कहाँ देखने को मिलता था? तो देखोगे आप, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जाती थी, अनटचेबिलिटी बोलते थे, ऊंच नीच माना जाता था,
है ना, शिक्षा, मंदिर और कुओं से पानी भरने के लिए नहीं दिया जाता था। कुछ विशेष व्यवसायों पर ये सीमित रखना कि जो एक जाति के लोग थे वो एक ही व्यापार कर सकते थे, कोई और चीज नहीं कर सकते थे। सामाजिक और आर्थिक अवसरों में क्या कर दिया जाता था, जमीन जायदाद पर उनका अधिकार नहीं रहता था, उनसे ये सब चीजें छीन ली जाती थी। संविधान की भूमिका, तो संविधान ने इस जो जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें कौन कौन से कानून दिए हैं, कौन कौन से हमें अधिकार दिए हैं, तो हम देखेंगे समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता की बात करिए, है ना। चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय से हों, हम लोग कैसे हैं, कानून की नजरों में समान है। अगला देखो अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में बात की गई है ना। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, सामाजिक न्याय और समान अवसर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान ने की है। कानून, सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी कौन देता है, ये हमारे संविधान ने दी है। ठीक, इस तरीके से व्यवस्थाएं कुछ की गई हैं। जातिगत भेदभाव के दुष्परिणाम, जो जातिगत भेदभाव होते हैं, है ना, जातिगत, तो उससे क्या क्या दुष्परिणाम निकल के आएंगे, क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, तो क्या होगा, देश की सामाजिक एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा। क्या होगा, सामाजिकता खत्म हो जाएगी, पड़ोसी से आपकी नहीं बनेगी, बिल्कुल लड़ाई हो जाएगी आपसे, है ना, इस तरीके से चीजें होंगी। दूसरा है मानव की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। क्या होता है, हम किसी का अपमान कर देते हैं तो उसको क्या होता है, अंदर अंदर उसकी गरिमा क्या होती है, खत्म हो जाती है, उसको बुरा लगता है। आर्थिक और शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है ना, आर्थिक रूप से क्या होता है, इनके पास संसाधन कम होते हैं जो लोग, और इससे क्या होता है, देश के विकास में भी क्या होती है, बाधा होती है, क्योंकि देश के विकास में तो क्या है, आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तभी जाके क्या होगा, देश विकसित बनेगा। आगे बात करेंगे, समाज में तनाव, असंतोष और संघर्ष बढ़ता है, कोई लड़ाइयाँ होंगी, गृह जैसी स्थिति बन सकती है। लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जातिवाद से ये सभी चीजें उत्पन्न हो सकती है। तो याद रखने वाली बात क्या है, जातिगत भेदभाव को समाप्त करके ही हम एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और मजबूत लोकतांत्रिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो जातियों को खत्म करके आगे देखेंगे, राजनीति जाति को कैसे प्रभावित करती है। लास्ट है ना, राजनीति जो है वो जाति को किस तरीके से प्रभावित करती है। अपन ने देखा था कि जाति किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है, तो राजनीति किस तरीके से प्रभावित करती है। राजनीति विभिन्न जातियों और समुदायों को अपने हितों में संगठित होने का अवसर देती है। तो बहुत सारी जो जातियां हैं अपनी अपनी जातियों के एक संगठन बना लेती हैं। संगठन बनाने के बाद वे अपनी मांगे रखती हैं, वो अपनी मांगों को रखती हैं कि जो हमारी मांगों को पूरा करेगा हम उस पार्टी को क्या करेंगे, वोट करेंगे और उसकी सरकार बनवाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये खड़ी हो जाती है, संगठित हो जाती हैं। जातियां अपने अधिकारों, संसाधनों के प्रतिनिधित्व के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती है। वही सारी चीजें कि हमारे संसाधनों का, हमारे जंगल का, हमारी जमीन का और जो भी संसाधन है उसका उपयोग क्या हमारे फायदे के लिए हो, ऐसी सरकार को हम क्या करेंगे, वोट करेंगे और वो सरकार हम बनाना चाहेंगे। इससे सामाजिक न्याय और समानता की मांग को बल मिलता है। इससे क्या होता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी जो क्या है कि बराबर मुख्य धारा में जुड़ जाएंगी और सबका क्या होगा, सबका साथ होगा और सबका विकास होगा और देश का विकास होगा। अगला इसका परिणाम क्या निकलता है, पिछड़े और वंचित समूह को आवाज मिलती है। राजनीति के माध्यम से संसाधनों और अवसरों तक पहुंच बढ़ती है ना। अगर राजनीति अगर जुड़ जाती है तो राजनीतिक नेता लोग उस क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं कि उस क्षेत्र की समस्याएं एक्चुअल में क्या है और उन पे काम किया जाता है। अगला, आरक्षण और विशेष नीतियों के लिए समर्थन मिलता है। लोकतंत्र भागीदारी मजबूत होती है। लोकतंत्र में अपन ने यही तो देखा है कि सबकी क्या करना है, भागीदारी करनी है। जो आगे निकल गए उनकी भी भागीदारी हो और जो पीछे रह गए है ना, पिछड़ा तबका, ST SC OBC, इन सबको क्या करना है, बराबर साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक के विकास होने से पूरा देश का विकास नहीं होगा, सबका विकास होना चाहिए। आगे देखो, राजनीति का सकारात्मक प्रभाव। राजनीति पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, जातियां और समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है। इससे क्या होता है, हर जाति के लोग राजनीति में जाते हैं, वे सरकार में, विधायिकाओं में सरपंच बनते हैं, विधानसभा में, संसद में जाते हैं और अपनी जातियों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे, सामाजिक अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ने को शक्ति मिलती है। तो किसी भी जाति में को साथ अन्याय नहीं होता, क्योंकि उनको वो सीधे पहुंच जाते हैं, अपने विधायक के पास पहुंच जाते हैं, अपने सांसद के पास पहुंच जाते हैं, किस तरीके की जो है परेशानियां हमारे गांव में, हमारे शहर में हमें हो रही है। तो इस तरीके से वो मांग संसद में और विधानसभाओं में वो लोग उठाते हैं।
आगे विकास योजनाओं में भागीदारी का लाभ सुनिश्चित होता है, योजनाओं में उनको लाभ पहुंचाया जाता है। जाति आधारित असमानता और शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ती है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जाति की राजनीति तभी लाभदायक है जब सामाजिक न्याय, समानता और विकास के उद्देश्य से हो, है ना। राजनीति जो की जाए वो काय के लिए किया जाए कि समानता के लिए किया जाए और न्याय विकास के लिए किया जाए। ठीक है, इस तरीके से राजनीति जाति का न केवल प्रभावित करती है बल्कि जातियों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, लास्ट वन। इस तरीके से ओवरऑल अपन ने पूरे चैप्टर समझ लिया। इसमें देखा अपन ने पूरा अध्याय में देखा, हमने लैंगिक, धार्मिक और जातिगत मसलों को समझा है। ये मसले हमारे समाज राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। लैंगिक मसले देख लिए अपन ने, लैंगिक असमानता है ना। लैंगिक समानता होगी तो अपना देश क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्या करेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में लगभग 50% आबादी करती है। ठीक है, धार्मिक मसलों की बात कर लिया कि जब देश में क्या होगा, भाईचारा होगा, शांति होगी, तो देश में क्या विकास के मुद्दों पर ध्यान जाएगा। अदरवाइज आपस में लड़ाई करेंगे तो जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, है ना। जातिगत मसलों पर बात किया कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व अगर संसद में, विधानसभा में और स्थानीय निकाय में होंगे तो देश ज़्यादा आसानी से और विकास करेगा और लोकतंत्र जो है वो क्या होगा, मजबूत होगा। इस तरीके से चैप्टर पूरा हुआ अपना। थैंक यू।